हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड रे क्लासेस। आज हम लोग सेक्शन 194 ई को डिस्कस करेंगे। ये टीडीएस का सेक्शन 194 ई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो असल में 194 ई किस बात को डील करता है? वो डील करता है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर हम लोग पेमेंट करेंगे किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट पर्सन, किसको? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर हम पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 194 ई का बात शुरू होता है। तो आइए इसके बारे में अब डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। देखो, बोलता है कि ये सेक्शन अप्लाई करेगा इनकम। कौन सा इनकम पे? जो कि सेक्शन 115 बीबी ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो हम लोग ये सीखें कि सेक्शन 194 ई कब अट्रैक्ट होगा। तो सेक्शन 194 ई अट्रैक्ट होगा जब हम लोग पेमेंट करेंगे किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को। अब ये तो बात हो गया कि किसको पेमेंट करेंगे तब, लेकिन कौन से इनकम पे? जो भी सेक्शन 115 बी ए में जिस भी इनकम का जिक्र किया गया है वहाँ पे उस इनकम को अगर हम पेमेंट करेंगे नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को तो हम 194 ई में डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस। अब आइए, नॉन रेसिडेंट कौन कौन को? तो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन जो कि एथलीट भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंटरटेनर है वो हो सकता है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन है। तो अगर कोई भी इनकम जो कि रेफर्ड है सेक्शन 115 बी ए में और वो पेमेंट हम कर रहे हैं किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को या फिर नॉन रेसिडेंट कोई इंटरटेनर है उसको या फिर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कर रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन नॉन रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं, तो 194 ई का एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगा। अब आइए हम लोग ये देख लिए कब और किसको। ठीक है, कौन से इनकम पे होगा? सेक्शन 115 बीबी ए के इनकम पे। अब आइए टीडीएस का रेट क्या है। देखिए, टीडीएस का जो रेट है वो यहाँ पे आपको 20.8%। तो ये 20.8% कहाँ से आया? ये 21, देखिए ये जो 20.8% है वो 20% तो इसका रेट ऑफ टीडीएस है और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 4% हेल्थ और एजुकेशन से इसको। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो वो 20.8% का इफ़ेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए क्या है? देखिए, 194 ई का जब भी लेविएबिलिटी टीडीएस का अराइज होता है तो वो उसका जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो होगा 20.8। 20 जो होगा वो रेट ऑफ टीडीएस है और 4% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का होता है। अब आइए टाइम ऑफ डिडक्शन। तो टाइम ऑफ डिडक्शन वही है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे इस एफ़र्ट को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ेगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए नेक्स्ट, सेक्शन 115 बीबी ए का इनकम के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सा इनकम होता है। तो पहला, इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन होगा गेम्स में या फिर स्पोर्ट्स में इंडिया में, बट
क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस और जो हॉर्स रेस होगा वो जो भी टैक्सेबल होते हैं सेक्शन 115 बीबी वाले, वो इसमें कवर्ड नहीं है। तो सेक्शन 100 बीबी ए, सेक्शन 115 बीबी ए का जो इनकम है, उसका पहला इनकम है कि कोई भी अगर पार्टिसिपेशन करता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो पार्टिसिपेशन करता है किसी भी गेम्स में या स्पोर्ट्स में, बट वो गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस या जो सेक्शन 115 बीबी में लिखा हुआ है वो सब इसमें कवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर है या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब आइए, या फिर कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी आर्टिकल में रिलेटिंग टू वो गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई जर्नल में वो आर्टिकल लिखता हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता हो गेम्स या स्पोर्ट्स से, तब। या फिर गारंटीड अमाउंट अगर हम पे कर रहे हैं या पेएबल होगा किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या इंस्टीट्यूशन को, अगर कोई गेम जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स, वो किसी गेम से रिलेटेड, लेकिन इसमें याद रखिए ये क्रॉसवर्ड पजल और हॉर्स रेस ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। इसमें ये सब जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स है, हॉर्स रेस है, ये सब जो सेक्शन 115 बीबी वाला जो है वो इसमें नहीं होगा। और चौथा, अगर कोई इनकम रिसीव्ड हुआ है, परफॉर्मेंस, अगर कोई वो परफॉर्मेंस किया है इंडिया में और वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, तो सेक्शन हम लोग ये समझ गए कि 115 बीबीए का इनकम कौन कौन सा होता है। तो पहला वैसा इनकम जो डिराइव हो पार्टिसिपेशन इन एनी गेम्स और स्पोर्ट्स इन इंडिया, बट those games are not should be not like crossword puzzle, horse race और taxable under 115 BBA। या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू एनी गेम्स और एनी स्पोर्ट्स इन इंडिया इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल, या फिर गारंटीड अमाउंट अगर हम पे करेंगे या पेबल का हैं किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या फिर इंस्टीट्यूशन को इन रिलेशन टू एनी गेम्स लाइक क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, ये सब जो कि अभी हम लोग सेक्शन 115 बीबीए का सेक्शन 115 बीबी का इनकम हम कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर अगर कोई भी इनकम रिसीव कर रहा है जो कि परफॉर्मेंस इंडिया में होगा और वो सिटीज़न नहीं होगा इंडिया का, ठीक है। तो ये था पूरा सेक्शन 194 ई। आई होप मैं क्लियर हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 194 ई। ये जो सेक्शन है ये पेमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, इसके लिए होता है। अगर हम लोग डिपॉजिट करवाएंगे नेशनल सेविंग स्कीम में तब सेक्शन 194 ई अट्रैक्ट होता है। अब आइए, इसमें बोला कि पर्सन, अगर ये पर्सन है, अगर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए कोई भी अमाउंट, किससे, नेशनल सेविंग स्कीम से, तो वो डिडक्ट करेगा 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। मान लीजिए इस पर्सन को देना है किसी दूसरे पर्सन को, वो एनएसएस स्कीम से पैसा निकाल रहा है, तो ये पर्सन निकाल कर देगा। तो ये क्या करेगा, पहले उसको 10% टीडीएस काट लेगा, ठीक है, तभी वो उसको देगा। अब आइए, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि अगर 2500 रुपया एग्रीगेट या सिंगल अमाउंट को एक्सीड कर जाएगा तो फिर उसको टीडीएस 194 ई में काटना है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2500 रुपया। 2500 रुपया अगर वो
इन सिंगल पेमेंट में या एग्रीगेट में निकालेगा तो उसको 10% का TDS 194E में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बोलता है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर लीगल हियर को पैसा मिलता है तो, मतलब वो मर गया, जो जिसका NSS स्कीम था, जिसने NSS स्कीम में पैसा डाल के रखा था, अगर वो मर जाता है और उसकी लीगल हियर को पैसा निकालता है या मिलता है तो उस केस में हम 194E में TDS नहीं काटेंगे। तो 194E में बेसिकली इतना ही था कि ये जब भी नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा निकालता है कोई तो उसको TDS काट के देगा, वो पर्सन जो उसको देगा से नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा निकाल कर के। और इसका जो लिमिट है वो 2500 रुपया का लिमिट है सिंगल पेमेंट में या फिर एग्रीगेट में होगा तो, और ये लीगल हियर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब दूसरा सेक्शन 194F में हम लोग चलेंगे। सेक्शन 194F बोलता है कि अगर रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी यूनिट रीपर्चेज कर लिया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी अमाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ अ रीपर्चेज कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCB2, तो वो डिडक्ट करेगा टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने का कोई भी अमाउंट जो कि रीपर्चेज के बिहाफ में होगा तो वो डिडक्ट करके देगा कितना, 20% का TDS का रेट काट करके देगा। तो 194F क्लियर हो गया। अब आइए इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत एलेबोरेट करके समझेंगे। देखिए 194H कब अट्रैक्ट होता है, जब हम लोग कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं। अब आके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए कोई भी पर्सन है अगर वो पे कर रहा है इनकम, कैसे, कमीशन से या फिर ब्रोकरेज से, लेकिन ये जो कमीशन होगा वो अदर देन इंश्योरेंस कमीशन होना चाहिए। अदर देन इंश्योरेंस कमीशन के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैं इस पर डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मतलब वो कमीशन इसमें कवर्ड नहीं है, वो 194DA में कवर्ड है। यहाँ हम लोग कमीशन का ही सिर्फ बात करेंगे अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है, और ब्रोकरेज। तो फिर ये क्या करेगा, जब ऐसा होगा तो ये डिडक्ट करेगा TDS 5% के रेट पे। ठीक है, लेकिन इसमें वो इंडिविजुअल और HUF कवर्ड नहीं होंगे जिनका बिज़नेस और प्रोफेशन में जिन लोग का टोटल टर्नओवर बिज़नेस या प्रोफेशन में 1 करोड़ और 50 लाख से एक्सीड कर जाता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनंशियल ईयर में, वो लोग इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब आइए टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ अ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें क्या है, 15,000 का लिमिट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में अगर 15,000 तक का पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस और कमीशन में तो फिर उसको TDS काटना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होता है, जैसे लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी और टेक्निकल, कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और सच अदर प्रोफेशन जो कि नोटिफाइड किया गया है CBDT के द्वारा। या फिर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं BSNL और MTNL को, उसके PCO ऑफिस जो पहले चलता था वो उस समय का है, तो हम उसके पे 194H पर TDS नहीं कटता था। तो इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इनकम दे रहा है कमीशन और ब्रोकरेज का, कमीशन में इंश्योरेंस कमीशन कवर्ड नहीं है, तो फिर वो 5% के रेट दर पे TDS काटेगा। उसमें वो इंडिविजुअल और HUF कवर्ड नहीं है जिनका भी इन बिज़नेस और प्रोफेशन से 1 करोड़ और 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनंशियल ईयर में।
टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? टाइम ऑफ डिडक्शन है एट द टाइम ऑफ अ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ अ क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट जो भी पेमेंट होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 15,000 को अगर एक्सीड कर जाता है तो। और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194H तब होगा जब प्रोफेशनल सर्विसेज को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें लीगल होगा, मेडिकल होगा, इंजीनियरिंग होगा, आर्किटेक्चरल होगा, अकाउंटेंसी होता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी होगा, इंटीरियर डेकोरेटर होगा, और जो भी अदर नोटिफाइड प्रोविजंस प्रोफेशन होते हैं CBDT के द्वारा वो। और पहले PC ऑफिस BSNL और MTNL चलाते थे, उन पे भी 194H का लिवेबिलिटी अराइज नहीं होता था। आई होप ये क्लियर है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा फर्दर TDS के टॉपिक पे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर से दबा लीजिएगा, और अपने कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।